चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास के अंदर अपन ने विभव मापी के कुछ अनुप्रयोग डिस्कस कर रहे थे और एक अनुप्रयोग हमने ये डिस्कस किया था विभव मापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। तुलना का मतलब कि अगर हमको कोई एक पता है तो दूसरा हमको पता लगाना हो। ठीक है, और ये सर्किट वगैरह भी बनाया, आपने कॉपी में बना लिया होगा ये चीज सारी। ठीक है, आज आगे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें पहले कि विभव मापी के प्रयोग में देखिएगा, एक बार क्विकली में इसको रिकेप कर दूं कि दो सेल लगे हुए हैं प्राथमिक सेल, उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। ठीक है, तो E1 अपॉन E2 फाइंड आउट करना, हमको निकालना है। तो कुंजी K1 लगाने से क्या हो जाएगा, सेल E1 जुड़ जाएगा और उसके लिए संतुलित लंबाई L1 हो तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, XL1। X क्या है, विभव प्रवणता। दूसरा, अगर कुंजी K1 हटाकर K2 लगाएंगे तो सेल ये वाला E2 सेल जुड़ जाएगा, उसके लिए अगर संतुलित लंबाई L2 है, संतुलित लंबाई मतलब शून्य विक्षेप वाली स्थिति। ठीक है, तो E2 बराबर हो जाएगा XL2 और E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2 आ जाएगा, X कट जाएगा। विभव प्रवणता निकालने की हमको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है देखो एक कि विभव मापी के प्रयोग में देखिए 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई दे रखी है आपको 4.25। ठीक है, तो E1 अगर ये ले लेते हैं, E1 का मतलब 1.25 वोल्ट लेता हूं मैं, तो L1 की जगह क्या हो जाएगा, ये के लिए संतुलित लंबाई है 4.25 मीटर। एक अन्य सेल के लिए संतुलित लंबाई इतनी होती है तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, कोई दूसरा सेल जिसके लिए संतुलित लंबाई है तो उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा। वैसे इसका विद्युत वाहक बल बताओ, अब ज्यादा आएगा कम आएगा, जब संतुलित लंबाई उससे ज्यादा आई है तो विद्युत वाहक बल भी ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो E1 अपॉन E2 बराबर XL1 अपॉन XL2, मतलब क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2। एक्स कट जाएगा तो वैल्यू रख दीजिएगा 1.25 वोल्ट अपॉन E2 निकालना है हमको। L1 है 4.25 मीटर अपॉन 6.80 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 425, तो 1.25 अपॉन E2 680 और 5 से डिवाइड कर ले, 5 से डिवाइड कर ले 40, 2 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 18 15 306। ठीक है, और किसी से कटेगा क्या, ये शायद नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं कट रहा। तो अब एक काम करो, इसको 125 बटा ये लिख दूं क्या, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो क्या आ जाएगा 1.25 136 गुणा बट्टा 85 बराबर क्या आ जाएगा E2। वज्र गुणा कर दिया, मतलब E2 इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया और ये इधर ले लिया। ठीक है, इसको भी ये लिख दूं मैं 136 बट्टा 85 गुणा 125 बट्टा 100 वोल्ट बराबर आ गया E2। 25 से काट लीजिएगा 4, 25 से काट लीजिएगा 5, 5 से काट लीजिएगा, ये कितना कट गया 17, और 4 से ये काट लीजिएगा 12, 4 मतलब 17 34, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट आ गया E2 बराबर। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा ये। ठीक है, करो फटाफट, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो कॉपी कर लिया आपने, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप कॉपी कर लो। अब एक क्वेश्चन और देखो, फिर मैं रब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और सुनना। देखिएगा, सेलों का संयोजन हमने डिस्कस कर लिया था, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब बात को सुनना, ये है श्रेणी क्रम संयोजन, दोनों एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये विद्युत वाहक बल है E1, ये विद्युत वाहक बल है E2, तो इन दोनों के बीच में परिणामी विद्युत वाहक बल क्या होगा, E1 प्लस E2।
श्रेणी क्रम संयोजन में ये डिस्कस कर लिया था। लेकिन अगर एक सेल इधर कनेक्ट करें, दूसरे वाले को कनेक्ट कर देते हैं इधर, विपरीत टर्मिनल कर दें, तो ये धारा इधर प्रवाहित करना पड़ेगा और ये धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित करना चाहेगा। तो मतलब अब की बार परिणामी सेल की बात कहें तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, या तो होगा E1 माइनस E2 या होगा E2 माइनस E1। अगर E1 ज्यादा है तो मान लेते हैं E1 माइनस E2 होगा, और E2 ज्यादा हो तो फिर E2 माइनस E1 कर दो। ठीक है, बाकी आप किसी भी डायरेक्शन में धारा ले लो और उसमें परेशानी हो ना सर E1 माइनस E2 लिखो, E2 माइनस E1। किरचॉफ के नियमों से मैं आपको बता चुका हूं, धारा किसी भी दिशा में लो वो आगे मैथमेटिक्स सब एडजस्ट हो जाती है, मैं क्वेश्चंस भी करा चुका हूं ऐसे। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में धारा ले लो, सब आंसर आ जाएंगे उसके। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिएगा दो सेल है, दोनों सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, उसके लिए संतुलित लंबाई हो जाए L1। ठीक है, तथा दोनों सेल में से एक सेल के टर्मिनल को उल्टा कर दें तो उसके लिए संतुलित लंबाई है L2। ठीक है, तो फिर E1 अपॉन E2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा, रुको एक मिनट, आप ऐसा करो, इसको लिख लीजिएगा पहले, तो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, उस पर रब कर दूं मैं इसको। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिएगा, मैं रब कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन एक कोड करता है, चलो देखिए ये क्वेश्चन हो रहा है कि विभवमापी के प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बल, और जिसमें क्लियरली दे भी रखा है आपको E1 ज्यादा है E2 से, दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संतुलित लंबाई। अब दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संतुलित लंबाई है L1, मान लीजिएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब दोनों सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए इस तरह से, तो डायग्राम इस तरह से भी आ सकता है। मान लीजिएगा चित्र में E1 व E2, कुंजी K1 लगाने पर, K1 लगाने से दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ गए और संतुलित लंबाई हो गई मान लीजिएगा L1, जो कि है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन दूसरा बोला है कि इनके अगर टर्मिनल को, कम वोल्टता वाला जो सेल है उसके टर्मिनल को उल्टा कर दें, देखो माइनस प्लस कर दिया, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस उल्टा कर दे, ठीक है, तो संतुलित लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर पे। अगर इस कुंजी को कनेक्ट करते हैं तो 20 सेंटीमीटर पे प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, E1 E2 ये। तो विभवमापी को तो पता नहीं है कि क्या कैलकुलेट करना है, तो यहां पे जो भी विद्युत वाहक बल आएगा उसके लिए संतुलित लंबाई हो गई L1। तो मैं इसके अंदर बताऊं आपको, ऐसे कहें कि E1 प्लस E2, ये तो क्या हो जाएगा XL1। ठीक है, और यहां से अगर यहां पे अगर कुंजी कनेक्ट करते हैं K2, तो उसके लिए संतुलित लंबाई कुछ कम हो सकती है, ये आ गई होगी L2। ठीक है, तो E1 माइनस E2, उसके लिए क्या हो जाएगा XL2। ठीक है, तो आपकी बात दोनों में डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 बराबर क्या आ जाएगा XL1 अपॉन XL2, तो XX कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये L1 अपॉन L2। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिएगा। अब देखो मात्रक सहित रख देना, प्रॉब्लम नहीं आया है आपको। ठीक है, L1 L2 सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट भी जाएगा, मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो E1 प्लस E2 कितना है, देखो 60 सेंटीमीटर, और E1 माइनस E2 किसके बराबर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर। बराबर तो नहीं है, अनुपात है मतलब, तो कैंसिल आउट कर दिया तो कितना आ गया 3/1, वज्र गुणा कर लो तो E1 प्लस E2 बराबर 3 गुणा E1 माइनस E2। आपको निकालना क्या है, विद्युत वाहक बलों का अनुपात, मतलब E1 अपॉन E2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वज्र गुणा करो तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो E1 प्लस E2 बराबर कितना हो गया, देखो 3 E1 माइनस का 3 E2, तो E1 को एक तरफ कर लो और E2 को एक तरफ ले आओ, तो E1 इधर ले आओ बोले, तो E1 माइनस का 3 E1 माइनस का 3 E2 है इधर, और इधर ये माइनस का E2,
तो माइनस का 2E1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4E2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E1 की वैल्यू कितनी होगी 2E2, तो आपको तो E1 अपॉन E2 चाहिए ना, तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1, ये आंसर आ जाएगा 2/1। या E1 अपॉन E2, तो E1 की जगह 2E1, E1 अपॉन E2 निकालना, तो E1 की जगह क्या रख दो 2E2 अपॉन E2, E2 से E2 कैंसिल आउट हो गया 2/1, ये आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब एक दूसरा अनुप्रयोग डिस्कस करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। रब कर दूं मैं इसको, चलिए दूसरा अनुप्रयोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने एक अनुप्रयोग डिस्कस कर लिया था विद्युत बलों की तुलना, ये दूसरा है आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना प्राथमिक सेल के। ठीक है, इससे पहले एक बार क्या आंतरिक प्रतिरोध के बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, मैं हल्का सा क्विकली 5 मिनट के लिए रिवाइज करवा देता हूं, आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक वाले टर्मिनल वोल्टता क्या है। ठीक है, फिर अपन बनाते हैं, यहां पे बात को सुनना, क्या क्या चीजें होगी। देखो ये कोई सेल है, सेल के 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, कोई भी सेल हो सकता है, ये टर्मिनल तो होंगे, और उसके अंदर विद्युत अपघटय भी रहेगा। जैसे लेक्लांसी सेल की बात कर ले तो अमोनियम क्लोराइड का घोल होगा उसमें, जिसके अंदर आयन होंगे, धनायन ऋणायन। ठीक है, अब बात को सुनना, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अगर कुंजी खुली है तब तो धारा प्रवाहित भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर कुंजी बंद है तो धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो सेल के बाहर तो चालक तार है, उसमें धारा के लिए जिम्मेदार कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पे भी डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, उसमें। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया कि सेल में अगर धारा प्रवाहित हो रही तो सेल के आयनों में उत्पन्न बाधा क्या कहलाएगी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर धारा के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, आयन, धनायन ऋणायन। ठीक है, चलेगा। अगर कुंजी के खुली है, अगर कुंजी के खुली है तो दोनों सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच में जो भी विभव में अंतर है वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता। अगर इसका पोटेंशियल V प्लस ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल V माइनस मान लेते हैं विभव, तो इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। कब, यदि कुंजी खुली है, या फिर ऐसे कहो यदि सेल काम में नहीं आ रहा है, सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, खुला परिपथ है, तो सेल के टर्मिनल्स के विभव का अंतर विद्युत वाहक बल। लेकिन यदि सेल काम में आ रहा है, सेल से धारा ग्रहण की जा रही है, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो टर्मिनल के बीच में जो विभव का अंतर है वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता भी। यदि धारा प्रवाहित हो रही है, सेल काम में आ रहा है तो। ठीक है, और ओम के नियम से देखो, अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके जो टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल यहां हो गया पॉइंट टेक्निक से, टर्मिनल बी, ये टर्मिनल यहां हो गया, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई गुणा आर की, टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता ये होगी आई गुणा आर। ई क्या है, विद्युत वाहक बल। ये दोनों कंडीशन अलग अलग है, ध्यान रखना। ये कब, जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब, मतलब प्रतिरोध सेल के सिरों पर जुड़ा हुआ नहीं है तो है। और ये कब, यदि कोई बाह्य प्रतिरोध सेल के सिरों पर जुड़ा हुआ है, इस सेल से धारा ग्रहण की जा रही है प्रतिरोध में, तो ये ठीक है। और एक आंतरिक प्रतिरोध, अच्छा विद्युत वाहक बल हमेशा ज्यादा होता है, सेल को यदि काम में ले रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टता कुछ कम होगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी होता है, ध्यान हो तो आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर, में ये सारा करा चुका हूं आपको। तो ई इक्वल टू, ये भी लिख लीजिएगा, बोले इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैपिटल वी प्लस आई स्मॉल आर। तो ई माइनस वी की वैल्यू होगी आई स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, देखो ई माइनस वी अपॉन आई, ये वैल्यू होगी स्मॉल आर की।
और v के पदों में लिखना तो i को क्या लिख सकते हो, v बटा आर। यहाँ पे देखो i की जगह v बटा आर, तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, देखो e माइनस वी अपॉन आई की जगह देखो v अपॉन आर इंटू आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर यहां तक चलेगा। अब गणना करते हैं, देखो आंतरिक प्रतिरोध की से कैसे गणना करते हैं। ठीक है, विभव मापी से, तो पहले तो प्राथमिक परिपथ हमको बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो ये बना लेते हैं प्राथमिक परिपथ। ये यहां तक बना लेते हैं। ये तार हो गया ए बी, प्रतिरोधी तार है ये। बैटरी हो गई ईपी, कुंजी लगा देते हैं केपी, धारा नियंत्रण कार है, कुंजी लगाने से धारा भी प्रवाहित हो जाएगी। प्राथमिक परिपथ है, विभव प्रवणता, विभव पतन आ गया होगा इसमें। ठीक है, अब कैसे करते हैं, बात को सुनना ध्यान से। ये कोई सेल लिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव, तो इससे विद्युत वाहक बल आ जाएगा। अब टर्मिनल वोल्टता के लिए क्या करना है, देखो बात को सुनना। ये रेजिस्टेंस बॉक्स और ये कुंजी, कुंजी के ले ली। ठीक है, अब बात को सुनना। यदि कुंजी के जुड़ी हुई नहीं है, खुली है, तो यदि कुंजी के खुली है तो प्रतिरोध बॉक्स तो इसके ऊपर जुड़ा ही नहीं, मतलब तो मतलब ये ऐसी कंडीशन हो गई कि कुंजी खुली है, ये प्रतिरोध जुड़ा ही नहीं है, तो इस सेल से इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अब की बार जब ये जो रीडिंग आएगी, वो रीडिंग किसके लिए आएगी, विद्युत वाहक बल के लिए या टर्मिनल वोल्टता के लिए, तो विद्युत वाहक बल के लिए आएगी। ठीक है, तो आप एक काम करो कि इसके अंदर आपको ये लिखना है। तो देखो मैं ऐसा कहूं, यदि कुंजी के खुली हो, यदि कुंजी के खुली हो तो सेल के विद्युत वाहक बल के लिए, तो सेल के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई, संतुलित लंबाई, तो E1, ई मान लेते हैं। E1 E2 दो सेल तो है नहीं, तो केवल E बराबर क्या हो जाएगा, L1 होने पर तो E बराबर क्या हो जाएगा, XL1, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि ये कुंजी के लगानी है। अब यदि कुंजी के लगाओगे तो ये प्रतिरोध बॉक्स सेल के सिरों पर जुड़ गया। अब कुछ प्रतिरोध निकाल लो इसमें से, 2 ओम 3 ओम, मान लीजिएगा जो भी इसमें से प्रतिरोध निकाला वो प्रतिरोध है R। तो अब की बार कुंजी के बंद हो गई तो प्रतिरोध सेल के सिरों पर जुड़ गया ना। ठीक है, तो अब यदि ये प्रतिरोध सेल के सिरों पर जुड़ गया है तो इस सेल से ये धारा, कुछ धारा इसमें से भी प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है, अब बताओ यदि प्रतिरोध इसके सिरों पर जुड़ गया, ठीक है, तो अब की बार जो संतुलित लंबाई लेंगे वो किसके लिए आ जाएगी, कुछ टर्मिनल वोल्टता के लिए आ जाएगी, वो हो गया L2 लंबाई। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब यदि कुंजी के बंद हो, यदि कुंजी के बंद हो, कुंजी के बंद होना मतलब धारा चालू होना है, अथवा प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स सेल के सिरों पर जुड़ा हो, सिरों पर जुड़ा हो, तो टर्मिनल वोल्टता कैपिटल V के लिए संतुलित लंबाई, के लिए संतुलित लंबाई L2 होने पर, तो V बराबर क्या दूं मैं, XL2, इक्वेशन नंबर 2। अब तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध
आर बराबर क्या हो गया, देखो ई माइनस वी अपॉन वी गुणा कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या हो गया, प्रतिरोध बॉक्स में से जो प्रतिरोध निकाल रहे हैं वो 4 ओम तो 4 ओम, 5 ओम तो 5 ओम को, तो वैल्यू रख दीजिएगा। आर बराबर क्या हो गया, देखो एक्स एल वन माइनस एक्स एल टू अपॉन एक्स एल टू गुणा कैपिटल आर। तो कॉमन ले लीजिएगा, एक्स क्या आ जाएगा, देखो एल वन माइनस एल टू अपॉन एक्स एल टू गुणा कैपिटल आर। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया, एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू गुणा कैपिटल आर। यह आ गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो पहले कुंजी के खुला रखना है हमको, इस कुंजी को हटा देनी है, प्राथमिक परिपथ बनाना ही है। ठीक है, तो संतुलित लंबाई आ जाएगी L1 विद्युत वाहक बल के लिए। अब ये कुंजी के लगा दो, कुछ प्रतिरोध निकाल लो। पहले प्रतिरोध निकालना है इसमें से, फिर कुंजी लगाना। ठीक है, ताकि सेल डिस्चार्ज ना हो प्रैक्टिकल में। क्लियर। अब आप एक काम करो, लिखो इसमें आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना है। इसके अंदर लिखिएगा, किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना हेतु, किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना हेतु विभवमापी का प्राथमिक परिपथ बनाकर, विभवमापी का प्राथमिक परिपथ बनाकर किसी सेल व उस प्रतिरोध बॉक्स को चित्रानुसार परिपथ में जोड़ते हैं, चित्रानुसार परिपथ में जोड़ते हैं। ठीक है, अब आप ये लिख लो सारा। ठीक है, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ वापस याद दिलाने के लिए समझाया था। ठीक है, ये सारा लिख लीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले करा चुका हूं ये सारा। ठीक है, फटाफट लिखो, देखिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं। रब कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो बोला है कि विभवमापी के प्रयोग में किसी सेल के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई है 600 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर इसके सेल के सिरों पर 2 ओम प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो संतुलित लंबाई है जो 300 सेंटीमीटर पे प्राप्त होती है। मतलब ये टर्मिनल वोल्टता के लिए हो गई, और ये विद्युत, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो गई, L1 माइनस L2 अपॉन L2 गुणा कैपिटल आर। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई, तो विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई जो है, संतुलित लंबाई L1 जो कितनी दे रखी है, 600 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो दूसरी, ये शब्द दिया नहीं है टर्मिनल वोल्टता, लेकिन जैसे जो दिया है कि 2 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर, मतलब टर्मिनल वोल्टता के लिए ही है वो, कि प्रतिरोध जुड़ गया सेल के सिरों पर, तो टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलित लंबाई L2 जो कितनी दे रही है, 300 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर सेल के सिरों पर प्रतिरोध 2 ओम जोड़ रखा है, तो स्मॉल आर की वैल्यू रख दो। तो 600 माइनस 300 सेंटीमीटर बटा 300 सेंटीमीटर गुणा 2 ओम, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 300 से 300 1, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम। मतलब आंतरिक प्रतिरोध सेल का कितना है, 2 ओम सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखो ये डायग्राम उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये डायग्राम वगैरह ये कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए इसको रखा भी, एक क्वेश्चन में कराऊंगा जिसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन कॉपी करो, आंसर। तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, समझो बात को। एक विभवमापी जिसके तार की लंबाई, किसके तार की लंबाई, विभवमापी के इस तार की लंबाई है 10 मीटर और इसका प्रतिरोध है 10 ओम। इसको 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल व 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब इसका जो विद्युत वाहक बल है, जो बैटरी है 2 वोल्ट है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो भी कितना है, 2 ओम है।
ठीक है, आर डैश मान लेता हूं आंतरिक प्रतिरोध को, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को। ठीक है, ये तो विभवमापी की प्राथमिक परिपथ की जानकारियां दे दी हमको। ठीक है, अब एक प्राथमिक सेल के लिए संतुलित लंबाई 5 मीटर प्राप्त होती है। इस प्राथमिक सेल के लिए संतुलित लंबाई है 5 मीटर। चलो L1 दे दी हमको। जब सेल से 0.1 एम्पियर की धारा प्राप्त की जाती है, जब सेल से धारा प्राप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभव का अंतर है वो टर्मिनल वोल्ट ही होगा, और उसके लिए संतुलित लंबाई देती 4 मीटर। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिएगा, अगर हम फॉर्मूला ये लगाते हैं L1 माइनस L2 अपॉन L2 गुणा कैपिटल R। ठीक है, अब देखो L1 दे रखी है, L2 दे रखी है, लेकिन R नहीं दे रखा है। R नहीं दे रखा ना, R कैसे? ठीक है, तो अब फिर कैसे करें? आपके पास और क्या फॉर्मूला है? अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, देखो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तब भी R तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये वाला फॉर्मूला अगर देखें तो R नहीं चाहिए हमको, I भी दे रखा है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम रहेगी हमारे पास? E कैसे निकालोगे, V कैसे निकालोगे? E निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? E निकालने के लिए फिर XL1 और V निकालने के लिए XL2। आई तो हमको पता है, आई दे रही, देखो सेल से कितना दे रखा है, देखो 0.1 एम्पियर की धारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमको क्या निकालना पड़ेगा? X निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो X निकालना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? तो पहले X निकाल ले, फिर आगे देखते हैं, देखें क्या होगा। ठीक है, शायद प्राथमिक परिपथ की जानकारी इसीलिए दी जा रही है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर ये फॉर्मूला लगाओ तब भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी E और V तो निकालना ही पड़ेगा। कैपिटल R इससे निकाल लो, V निकाल लो, सिर्फ X तो निकालना ही पड़ेगा आपको। I दे रखी है तो कैपिटल R इससे निकल जाएगा, मतलब X निकालते हैं पहले। तो अब इसको छोड़ो, देखो। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालते हैं विभव प्रवणता X। तो विभवमापी के तार की विभव प्रवणता, विभवमापी तार की विभव प्रवणता X। तो X का फॉर्मूला ध्यान हो तो आपके पास ये था EP अपॉन R प्लस RH प्लस RAB गुणा RAB बटा कैपिटल L। ठीक है ना? R क्या है? आंतरिक प्रतिरोध किसका? इस बैटरी का, जिसको मैंने R डैश लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अच्छा RH क्या है? धारा नियंत्रक का प्रतिरोध। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कुछ दे रखा है तो ठीक है, अगर जिक्र नहीं कर रखा है तो धारा नियंत्रक को भले हटा भी सकते हैं, और इसमें बोला भी नहीं है इन्होंने। ठीक है, तो मतलब इन्होंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया कि भाई इसको सिर्फ ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और आप तो धारा नियंत्रक रख लो, नहीं हो तो उसकी वैल्यू कितनी रख देना? 0। कि जब प्रतिरोध नहीं है तो RH की जगह कितना रख देना? 0। ठीक है, तो RH की जगह 0 रख देंगे और ये कर लेंगे। ठीक है, तो RH की जगह 0, EP, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो EP कितना दे रखा है? बैटरी दे रखी 2 वोल्ट की, 2 बट्टा मतलब 2 वोल्ट ये हो गया, और R डैश कितना दे रखा है? देखो आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी 2 ओम, प्लस RS को 0 ही है। RAB, RAB मतलब विभवमापी के तार का प्रतिरोध, लंबाई 10 मीटर, प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम है। ठीक है ना? गुणा RAB कितना है? 10 ओम बटा लंबाई कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2 बट्टा 12, 2 बट्टा 12 ओम से ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, और 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो गया। 2 बट्टा 12 वोल्ट पर मीटर, मतलब 1 बट्टा 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, अब देखो चलो X आ गई।
एक्स आ गया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाए बताओ, वीई निकाल लेते हैं। देखो अगर ये लगाना चाहते हो, देखो मैं ये लगाना चाह रहा हूं सिंपली, सबसे आंसर आ जाएगा। मैं ये लगाना फॉर्मूला चाह रहा हूं, तो आई पता है मेरे को, ई और बी निकालना कुल मिला के। तो ई कैसे निकालोगे, ई बराबर एक्स एल वन, एक्स और एल वन दे रखी है। एक्स की वैल्यू कितनी है 1/6 और एल वन कितनी दे रखी है। वोल्टा के लिए संतुलित लंबाई है 4 मीटर, ये तो L2 है। प्राथमिक सेल के लिए संतुलित लंबाई 5 मीटर दे रखी है, 5, ठीक है। देखना वोल्ट आ जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर गुणा मीटर, यह आ जाएगा 5/6 वोल्ट। और V क्या आ जाएगा, देखो एक्स L2, एक्स 1/6, L2 कितना है, देखो टर्मिनल वोल्टा के लिए संतुलित लंबाई है 4 मीटर, तो 4/6 वोल्ट, क्लियर। अच्छा, और आई दे रखा है आपको, सेल से कितने एम्पियर की, 0.1 एम्पियर की धारा ले रहे हैं, तो आर बराबर क्या हो गया, देखो ई माइनस वी अपॉन आई लिख ले तो सीधा, अपॉन वी गुणा कैपिटल आर लिखो ही क्यों। और अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो पहले v इक्वल टू आई आर करके, v पता है आई पता है, आर निकालो, फिर रखो वैल्यू। और जब आर आ गया तो ये भी क्यों लगाओ, फिर तो डायरेक्ट वही लगा दो, L1 माइनस L2 अपॉन L2 गुणा कैपिटल आर, ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दो आप सारा, e की वैल्यू 5/6 माइनस 4/6 अपॉन आई की वैल्यू 0.1, तो ये कितना हो गया, देखो 1/6 अपॉन 0.1, ठीक है। तो 1/6, तो ऊपर देखो 1/6 इंटू 0.1, तो ऊपर भेज दीजिए, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 10/6, 10/6 का मतलब हो गया 5/3, तो 1.67 लगभग, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 1.7 भी लिख सकते हैं, 2 डिजिट 1.70, ठीक है। ये आ गया आंसर आपके लिए, क्लियर, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला जो है, अब है क्या है, अगले लेक्चर के अंदर 2 अनुप्रयोग और डिस्कस करेंगे विभव मापी के, ठीक है। आप यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा पहले, थैंक यू।